दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ्रेंच ड्रामा फिल्म के बारे में जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिलॉजीज का एक हिस्सा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1994 में आई फ्रेंच फिल्म थ्री कलर्स रेड के बारे में। ये थ्री कलर्स ट्रिलॉजी की लास्ट यानी तीसरी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है वेल नोन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड सिनेमा क्रिस्टोफ किस्लोवस्की ने। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस ड्रीमी और इमोशनल मूवी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत उन क्लिप से होती है जो लंदन और जेनेवा के बीच एक टेलीकॉल को ट्रैक करती हैं, लेकिन एंड में एक बिजी सिग्नल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम एक यंग मॉडल और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट वैलेंटीन ड्यूसॉ और उसके पड़ोसी ऑगस्ट से मिलते हैं, जो एक ग्रेजुएटिंग लॉ स्टूडेंट है। ऑगस्ट अपने डॉग को टहलाने के लिए ले जाता है। हम सड़क पर एक कैफे देखते हैं और कहानी ऊपर एक अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां वैलेंटीन अपने बॉयफ्रेंड मिकेल का दूसरा कॉल पिक करती है। वो उस पे इनफिडेलिटी का इल्जाम लगाती है। मिकेल ने कहा उसने कॉल किया था, लेकिन वैलेंटीन एजेंसी के एक फोटोशूट के चलते दूसरी लाइन पर थी। मिकेल पोलैंड में छुट्टियां मना रहा है। उसकी कार और सब चीजें चोरी हो गई हैं, बिल्कुल थ्री कलर व्हाइट के कैरोल की तरह। एम्बेसी ने उसे घर जाने के लिए पैसे दिए। वैलेंटीन ने मिकेल को बताया कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी, इसलिए कल वो मिकेल की जैकेट के साथ ही सो गई। ऑगस्ट अपनी गर्लफ्रेंड कैरन को बुलाता है, जो एज अ पर्सनलाइज्ड टेलीफोन वेदर ऑपरेटर काम करती है। वो अपनी लाल जीप में चला जाता है। जब वैलेंटीन कॉफी शॉप में एंटर करती है तब हम थ्री कलर व्हाइट में कैरोल का एक छोटा सा सीन देखते हैं जहां वो व्हाइट फोन बूथ में है। इसके बाद वैलेंटीन अपने फोटोशूट के लिए रवाना हो गई। वैलेंटीन फिलहाल एक च्युइंगम कैंपेन के लिए काम कर रही है और फोटोशूट के दौरान फोटोग्राफर जैक्स उससे बहुत ज्यादा उदास दिखने के लिए कहता है और एक शानदार पिक्चर क्लिक होती है। अपनी डांस क्लास अटेंड करने के बाद वैलेंटीन एक चर्च के बाहर पानी पीती है और बाद में एक रनवे शो में पार्टिसिपेट करती है जहां वो गिरते गिरते बचती है। जब ऑगस्टे घर वापस जा रहा होता है तो उसका लॉ बुक्स का एक सेट गिर जाता है। वो नोटिस करता है क्रिमिनल कोड का एक पर्टिकुलर चैप्टर उसमें रैंडमली खुल गया था। वो उस पैसेज पर कॉन्सेंट्रेट करता है। अपने अपार्टमेंट में वापस जाते वक्त रेडियो को एडजस्ट करते हुए वैलेंटीन का ध्यान भटक जाता है, जिससे एक स्ट्रेंज सिग्नल एमिट होता है और उसकी कार एक कुत्ते से टकरा जाती है। वैलेंटीन घायल कुत्ते को उठाती है और अपनी कार में ले आती है। डॉग के टैग से पता चलता है कि उसका नाम रीटा है और वैलेंटीन रीटा के मालिक का पता लगाती है, जो जोसेफ कर्न नाम का एक रिक्लूसिव रिटायर्ड जज है। वो उसके घर पहुंचती है। नॉक पर कोई जवाब नहीं देता और इसलिए वैलेंटीन अंदर चली जाती है। जोसेफ को देखते ही वैलेंटीन उससे अंदर आने के लिए सॉरी कहती है और रीटा के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो उससे पूछती है क्या वो चाहता है वो रीटा को वेट के पास ले जाए। ऐसा लगता है कि जोसेफ को एक्सीडेंट या रीटा को लगी चोट से कोई मतलब नहीं है और इसलिए वैलेंटीन उसके इस रिएक्शन से खिसिया जाती है। जोसेफ उससे वहां से जाने और दरवाजा ना बंद करने के लिए कहता है। वैलेंटीन रीटा को वेट के पास ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अपने घर वापस आकर वैलेंटीन फोन पर मिकेल से बात करती है और उसे बताती है कि उसके पास अब एक डॉग है, लेकिन मिकेल गुस्से में डिमांड करता है कि वो फौरन रीटा को लौटा दे। इधर ऑगस्टे ने उस पेज के पैसेज को अंडरलाइन किया जो उस दिन उसके सामने खुला था। वो खुशी से अपनी गर्लफ्रेंड कैरन को अपने अपार्टमेंट की तरफ आते हुए देखता है। वैलेंटीन च्युइंगम फोटो स्टिल को देखती है और अपनी फेवरेट पिक्चर्स चुनती है जिन्हें जैक्स को कैंपेन के लिए यूज करना चाहिए। जैक्स ने वैलेंटीन को बताया कि वो एडवर्टाइजमेंट के लिए अ ब्रेथ ऑफ लाइफ स्लोगन का यूज करेंगे। जब जैक्स डार्क रूम में लाइट्स बंद कर देता है तो वो वैलेंटीन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। वैलेंटीन कॉफी शॉप में एंटर करती है और स्लॉट खेलती है। जब स्लॉट मशीन में 3 चेरी आती हैं और वो जीत जाती है तो भी उसका मूड ठीक नहीं होता। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर वैलेंटीन को पता चलता है कि उसके भाई मार्क के बारे में अखबार में कुछ छपा है। ऐसा लगता है कि वो हेरोइन के यूज के चलते रिहैब फैसिलिटी में पहुंच गया है। एक पड़ोसी वैलेंटीन को पेमेंट देने के लिए आता है, जो उसको रीटा को वेट के पास ले जाने के लिए जोसेफ ने भिजवाई है। पड़ोसी मार्क को पहचान जाता है, पर वो बस इतना कह पाती है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो मार्क की तरह दिखता है। अगले दिन जब रीटा को घुमाते वक्त वो उससे छूट के भाग जाती है तो वैलेंटीन उसे ढूंढते हुए जिनेवा के चारों ओर घूमती है, एक चर्च में उसका पीछा करती है और फाइनली वो रीटा को जोसेफ के घर पर पाती है। वैलेंटीन ने जोसेफ को बताया कि उसने
उसे ज्यादा पेमेंट की और उसने उसे बाकी पैसे वापस कर दिए। जोसेफ रीटा को वैलेंटीन को सौंप देता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वैलेंटीन कहती है तो फिर सांस लेना बंद कर दो। जोसेफ कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। जब जोसेफ चेंज लेने के लिए अपने घर में जाता है तो वैलेंटीन कुछ पलों के लिए वहां इंतजार करती है और फिर चिल्लाती है, क्या तुमने सांस लेना बंद कर दिया? वो इवेंचुअली घर में चली जाती है। अंदर घूमने के दौरान वैलेंटीन को पता चलता है कि जोसेफ अपने पड़ोसियों की प्राइवेट टेलीफोन बातचीत को सुन रहा है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से रोमांटिकली बातें कर रहा है। पॉसिबली ये वैलेंटीन के रेडियो पर डिसरप्शन सिग्नल का कॉज हो सकता है। फिर वो फौरन इसे बंद कर देती है। जब जोसेफ सामने आता है तो वैलेंटीन पूछती है कि ये सब क्या है, और जोसेफ कहता है वो सुन रहा है, अपने पड़ोसी का फोन सुन रहा हूं, तुम्हें इसे बंद नहीं करना चाहिए था, ये दिलचस्प होता जा रहा था। वैलेंटीन का कहना है कि ये डिस्गस्टेड है और जोसेफ उसे उस पड़ोसी का घर दिखाकर उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए उकसाता है। वैलेंटीन वाकई उस पड़ोसी को इन्फॉर्म करने के लिए चली भी जाती है, लेकिन पड़ोसी के घर में एंटर करने पर उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया जब उसने ये देखा कि उसकी बेटी भी अपने फादर का वहां कॉल सुन रही थी। जोसेफ के पास लौटते वक्त वो पूछता है कि क्या उसने बताया, और वैलेंटीन मना करती है। वो सिर्फ जोसेफ से दूसरे लोगों की कॉल सुनना बंद करने के लिए कहने के लिए वापस आई थी, और जोसेफ ने ये अपनी पूरी जिंदगी किया है। वैलेंटीन ने जोसेफ से पूछा कि क्या वो पुलिसमैन था, और जोसेफ ने कहा इससे भी बदतर, वो एक रिटायर्ड जज है। जोसेफ ने पूछा कि किस बात ने वैलेंटीन को पड़ोसियों को ये बताने से रोका। इसलिए कि उसकी एक अच्छी पत्नी है जो उसके लिए समर्पित है, और एक प्यारी छोटी बेटी है जो उससे प्यार करती है। क्या इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकी? क्या तुम पश्चाताप से भरी हुई हो, या तुम बस नुकसान पहुंचाने से डरती हो? वैलेंटीन जवाब देती है, शायद दोनों। जोसेफ ने उससे कहा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं उन पर नजर रखूं ना रखूं, तुम उसे बताओ ना बताओ, लेकिन देर सवेर वो या तो खिड़की से बाहर कूद जाएगा या उसकी वाइफ सब कुछ जानने के बाद उसको बाहर कर देगी, या कोई उनकी बेटी को बताएगा और उनका जीवन नर्क हो जाएगा। वैलेंटीन को इससे अपने एक जानने वाले लड़के की याद आ जाती है जब पता चला कि वो अपने फादर का बेटा नहीं था। वो कहती है उस आदमी की बेटी भी इस बारे में जानती है। जोसेफ रेडियो पर डायल घुमाता है और वैलेंटीन को उसके पड़ोसी ऑगस्टे और उसकी गर्लफ्रेंड कैरिन के बीच फोन पर बातचीत सुनाई देती है। वो चर्चा करते हैं कि क्या उन्हें बोलिंग करनी चाहिए या क्या ऑगस्टे को अपने लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। वैलेंटीन अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन बहुत कम सुनने से ये कंक्लूजन निकालती है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोसेफ इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ऑगस्टे अभी तक सही औरत से नहीं मिला है। उसका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि वो कभी कभी उन्हें अपनी खिड़की से देखता है। जोसेफ खिड़की से एक दूसरे पड़ोसी को जापान से खरीदे हुए टेलीफोन पर बात करते हुए देखता है। वो एक अलग वेवलेंथ का यूज करता है। जोसेफ का रेडियो इसे नहीं पकड़ पाता। उसे शक है कि वो जेनेवा में हेरोइन के ज्यादातर बिजनेस को कंट्रोल करता है। वैलेंटीन उस आदमी का फोन नंबर मांगती है और जब जोसेफ उस आदमी को कॉल करता है तो वैलेंटीन गुस्से में उससे कहती है, तुम मरने के लायक हो, जो उस आदमी को बहुत डरा देता है। वैलेंटीन ने शायद इस तरह फ्यूरियसली रिएक्ट किया, इसकी वजह यह है कि उसका भाई मार्क हेरोइन यूज करता है। वैलेंटीन को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने क्या किया है, क्योंकि जोसेफ ने उसे उस आदमी का फोन नंबर ये कहते हुए दिया कि तुम्हें इससे कॉल करके कुछ भी मीन कहना हो तो शर्माना मत। जोसेफ ने वैलेंटीन को समझाया कि सोचो, तुमने रीटा को उसके लिए बचाया या अपने गिल्ट की वजह से। फिर वो उसे एक बूढ़ी औरत की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसकी वो रेगुलरली बातें सुनता है। वो 5 बार हार्ट अटैक का नाटक सिर्फ इसलिए करती रही ताकि उसकी बेटी उसे देखने आ जाए, और अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब उसे असल में दिल का दौरा पड़ेगा तब उसे ही इस औरत की बेटी को कॉल करना पड़ेगा। वैलेंटीन का मानना है लोग बुरे नहीं हैं, ये सच नहीं है, वो कभी कभी कमजोर जरूर हो सकते हैं। फिर जोसेफ उस लड़के के बारे में पूछता है जिसे वैलेंटीन जानती थी। क्या वो उसका लवर था या उसका भाई? वैलेंटीन ने बताया कि ये उसका भाई मार्क था, और जोसेफ को इन सब चीजों से सही अंदाजा हो गया कि उसका भाई ड्रग्स ले रहा है। वैलेंटीन लगभग रोते हुए कहती है, मैं तुम पे सिर्फ तरस खा सकती हूँ। फिर वो जाते जाते जोसेफ को बता देती है कि रीटा प्रेग्नेंट है। घर लौटते वक्त वैलेंटीन ने अपने भाई मार्क को फोन किया जब वो एक रिहैब क्लिनिक में है।
फोन कॉल के बाद वैलेंटीन फोन पर इंतजार करती है कि मिकेल कॉल करेगा, पर कॉल आती है उसके एम्प्लॉयर जैक्स की, जो उसे उसके पोस्टर बिलबोर्ड का सेलिब्रेशन मनाने के लिए बोलिंग पर चलने के लिए इनवाइट करता है, जो शाम जेनेवा इंटरसेक्शन पर लगाया गया था। वो एक्सेप्ट कर लेती है और बोलिंग करने चली जाती है। हमें एक टेबल पर बियर का टूटा हुआ ग्लास और जलती हुई सिगरेट दिखाई देती है, जो ऑगस्टे और कैरिन के बिगड़ते रिश्ते को सिंबलाइज करती है। एक दोपहर जेनेवा एक्सप्रेस पर ऑगस्टे वैलेंटीन का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर देखता है और मुस्कुराता है। इस बीच वैलेंटीन अपने अपार्टमेंट नहीं जा सकती क्योंकि किसी ने उसके अपार्टमेंट के ताले में गम चिपका दिया है। गम पोस्टर एड्स के प्रोटेस्ट में एक प्रैंक करने के लिए था। उसके अंदर पहुंचते ही मिकेल कॉल करता है और फ्रस्ट्रेशन में पूछता है कि वैलेंटीन और उसकी बात क्यों नहीं हो पा रही है। वो बताती है कि उसके दरवाजे का ताला जाम हो गया था और अपना फोटो शूट करते वक्त मिकेल ने गुस्से में वैलेंटीन से कहा कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। मिकेल जेलसी से पूछता है कि क्या कोई और लड़का उसकी जिंदगी में है, क्योंकि वो उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। वैलेंटीन कुछ समय अकेले रहना चाहती है। मिकेल उस शाम हंगरी जा रहा है और वैलेंटीन का कहना है कि वो अब सोने जाना चाहती है। मिकेल गुस्से में फोन रख देता है। मिकेल ने वैलेंटीन को बुरी तरह परेशान करने के लिए फिर से फोन किया, लेकिन इस बार वैलेंटीन ने फोन काट दिया। ऑगस्टे को बहुत खुशी हुई जब उसने लॉ का एग्जाम पास कर लिया और ये तय हो गया कि वो जज बनेगा। कैरिन ने उससे पूछा कि क्या उस आर्टिकल में कोई सवाल पूछा गया था जो उस दिन रैंडमली रोड पर खुल गया था, और ऑगस्टे कहता है हाँ। कैरिन ऑगस्टे को गिफ्ट में एक फाउंटेन पेन देती है और वो सोचता है कि इससे सिग्नेचर करने वाला पहला जजमेंट आखिर क्या होगा। उस शाम जोसेफ अपने पड़ोसियों को कई लेटर्स लिखता है और खुद को छुपकर बातें सुनने वाला बताता है, और कम्युनिटी एक क्लास एक्शन फाइल करती है। लॉ कोर्ट्स में जोसेफ अपने ट्रायल की शुरुआत से पहले कैरिन को किसी दूसरे आदमी से मिलते हुए देखता है। वैलेंटीन म्यूजिक स्टोर पर पूरे वक्त म्यूजिक सुनती है। ऑगस्टे और कैरिन भी वहां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं देखता है। वैलेंटीन वैन डैन बुडेनमायर की एक सीडी खरीदने के लिए सामने वाले काउंटर पर जाती है, लेकिन क्लर्क उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने अभी आखिरी सीडी बेची है जो ऑगस्टे ने खरीदी। अपने डांस क्लास में वैलेंटीन ने अखबार में एक रिटायर्ड जज के बारे में खबर पढ़ी जिसने अपने पड़ोसियों की जासूसी की थी, और उसने जोसेफ के घर जाकर उसे फौरन बताया कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। जोसेफ ने कबूल किया कि ये उसी ने किया है, और उसने ऐसा सिर्फ ये देखने के लिए किया कि फिर वैलेंटीन क्या करेगी। शायद वो जानता था कि वो उसके पास वापस आएगी। जोसेफ उसे अंदर बुलाता है और वैलेंटीन को दिखाता है कि रीटा के 7 पपीज हैं। इस मौके का जश्न मनाने के लिए जोसेफ ने पैर ब्रांडी खोली। जोसेफ उस तरस खाने वाली बात से अफेक्टेड था। उसे बाद में एहसास हुआ कि ये काम डिस्गस्टेड था। तुम उस दिन रोई और मैंने अपना रेडियो बंद कर दिया। जिस फाउंटेन पेन का यूज मैंने जिंदगी भर किया उसमें इंक खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने एक पेंसिल ली और अपने पड़ोसियों और पुलिस को लेटर लिखा। मैंने उन्हें उसी रात मेल किया जब तुम गहरी नींद में सो रही थी। वैलेंटीन का कहना है कि वो सोई नहीं थी, वो बोलिंग करने चली गई थी। जोसेफ पूछता है कि क्या उसने अपने पड़ोसी ऑगस्टे को देखा था, क्योंकि वो भी उस शाम बोलिंग करने के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहा था। वैलेंटीन कहती है शायद। वैलेंटीन को याद है कि जोसेफ को ऑगस्टे की गर्लफ्रेंड कैरिन पसंद नहीं थी, और वो कंफर्म करता है कि वो सही था और उन दोनों के बीच रिश्ता लगभग खत्म हो चुका है। उसकी ईव्सड्रॉपिंग और ट्रायल की वजह से वो लड़की दूसरे आदमी से मिली। इससे पहले ऑगस्टे ने कैरिन की एक कॉल मिस कर दी थी और कॉल बैक की कोशिश की थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद से किसी वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो सका। वैलेंटीन ने जोसेफ को उसके भाई मार्क और मार्क के बारे में खुलकर बताया। वो जोसेफ को बताती है कि उसने अपने लवर मिकेल से मिलने के लिए यूरोप की ट्रिप का प्रोग्राम तय किया है, लेकिन उसका मानना है कि यूरोप छोड़कर वो अपने परिवार को सैक्रिफाइस कर रही है। वैलेंटीन अपने परिवार और अपने भाई की मदद करने का कोई तरीका जानना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो ऐसा कैसे करेगी। इसके बाद जोसेफ ने अश्योरेंस देते हुए कहा कि अगर यही उसकी किस्मत है तो उसे जाना चाहिए। जोसेफ वैलेंटीन को बताता है कि आज उसका जन्मदिन है और उसे याद आता है कि आज से 35 साल पहले उसने एक सेलर को बरी कर दिया था। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने गलती की है और वो आदमी गिल्टी था। उसने सेलर के बारे में अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि उस आदमी ने बाद में शादी की, उसके बच्चे पोते पोतियां हैं और वो पीसफुल और खुश रहता है। वैलेंटीन के मुताबिक जोसेफ ने वही किया जो उसे करना था, लेकिन जोसेफ को हैरानी है कि अगर उसने ऑपोजिट फैसला लिया होता तो बाकी कितने लोग जिनको उसने बरी कर दिया या कंडेम किया, उन्होंने शायद एक अलग जीवन देखा होता।
उसके मुताबिक ये तय करना कि क्या सच है क्या नहीं अब ह्यूमिलिटी की कमी और घमंड दर्शाता है। वैलेंटाइन हैरान है कि अगर वो कोर्ट गई तो क्या वहां अभी भी जोसेफ जैसे जज होंगे। जोसेफ कहता है तुम अदालत नहीं जाओगी, जस्टिस निर्दोषों के साथ डील नहीं करता है। जोसेफ की ईवड्रॉपिंग की वजह से लोग उसकी खिड़की पे पत्थर फेंकते हैं और जोसेफ वैलेंटाइन को उसे बाकी पत्थरों के बगल में स्टोव पर रखने के लिए कहता है। जोसेफ कहता है कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो भी पत्थर फेंकता और कहता है उनकी जिंदगी को देखते हुए अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं चोरी भी करता, मैं मर्डर भी करता, मैं झूठ भी बोलता। जोसेफ की कड़वाहट और कोल्डनेस को महसूस करते हुए वैलेंटाइन ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा है जिससे उसने कभी प्यार किया है। और जोसेफ कहता है कल मैंने एक सपना देखा था तुम्हारे बारे में। तुम 40 से 50 साल की थी और खुश थी। कई साल हो गए हैं मुझे सचमुच एक अच्छा सपना देखे हुए। वैलेंटाइन जोसेफ से पूछती है क्या उसके ज्यादातर सपने सच होते हैं। इस बीच ऑगस्टे अभी भी कैरिन तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहां उसे महसूस होता है कि उसके साथ एक कंपनी है। ऑगस्टे खिड़की के रास्ते उसके यहाँ चढ़ता है और उसे किसी दूसरे आदमी के साथ सेक्स करते हुए देख लेता है। परेशान होकर ऑगस्टे जल्दी से वहां से निकलकर घर चला जाता है। वैलेंटाइन ने मिकेल को बताया कि वो उससे मिलने के लिए वेंसडे को इंग्लैंड पहुंचेगी। इसके बाद वैलेंटाइन ने मिकेल से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है तो मिकेल ने कहा आई थिंक सो। वैलेंटाइन के क्रॉस क्वेश्चन करने पर मिकेल एरोगेंटली मानता है कि प्यार करना और ऐसा लगना कि वो प्यार करता है एक ही चीज है। उस शाम ऑगस्टे ने कैरिन और उसके नए बॉयफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखा। जब कैरिन अपने नए बॉयफ्रेंड की बोट की पिक्चर्स की तारीफ कर रही थी और ऑगस्टे ने रेस्टोरेंट की खिड़की पर टैप करके कैरिन का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन जब वो ऑगस्टे को देखने के लिए बाहर भागती है तो वो वहीं एक हॉलवे में छिप जाता है। कैरिन को टेलीफोन से पर्सनलाइज्ड वेदर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है। जोसेफ ने वैलेंटाइन की अपकमिंग इंग्लैंड ट्रिप के बारे में जानने के लिए कॉल करके इंग्लिश चैनल में मौसम के बारे में पूछा। जब कैरिन हंसती है तो जोसेफ उससे पूछता है कि वो हंस क्यों रही है और कैरिन उसे बताती है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड जिसके पास एक बोट है उसके साथ एक यॉट ट्रिप करने वाली है। कैरिन की बेवफाई से हार्ट ब्रोकन ऑगस्टे ने अपने डॉग को एक घाट के किनारे बांध दिया और उसे छोड़ दिया। वैलेंटाइन के इंग्लैंड जाने से एक दिन पहले वो जोसेफ को एक इनविटेशन भेजती है और उसे एक फैशन शो अटेंड करने के लिए कहती है जहां वो मॉडलिंग करने वाली है। मैसेज मिलने पर जोसेफ ने अपनी कार को अपने गैरेज से बाहर निकालने का फैसला किया और फैशन शो में चला गया। ऑगस्टे की तरह वो गाड़ी चलाते वक्त वैलेंटाइन के बड़े बिलबोर्ड को देखता है। रनवे शो खत्म होने और सभी लोगों के ऑडिटोरियम छोड़ने के बाद वैलेंटाइन जोसेफ को उसका इंतजार करते हुए देखती है। क्योंकि वो कल इंग्लैंड जा रही है इसलिए वैलेंटाइन अलविदा कहना चाहती है और दोनों आखिरी बार डिस्कशन के लिए बैठते हैं। वैलेंटाइन जोसेफ से उस सपने के बारे में डिटेल में जानना चाहती है। जोसेफ बताता है तुम 50 साल की थी, तुम बहुत खुश थी, तुम उठी और अपने बगल में किसी को देखकर मुस्कुराई। मुझे नहीं पता वो कौन था। वैलेंटाइन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है और ये मुझे डरा रहा है। जोसेफ बताता है कि जब वो लॉ स्टूडेंट था तो वो अक्सर शो में जाता था, उस जगह की ओर इशारा करते हुए जहां उसने अपनी लॉ की एक किताब गिरा दी थी और किताब में एक रैंडम पेज खुल गया था। उसने कुछ सेंटेंसेस पढ़े और लॉ एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आया था। एक तूफान आने लगता है जिससे ऑडिटोरियम की खिड़कियां खुल जाती हैं और वैलेंटाइन उन्हें बंद कर देती है। जोसेफ उसे एक औरत के बारे में बताता है जिससे वो प्यार करता था जब वो यंग था, लेकिन प्यार में धोखा मिला और वो कभी नहीं समझ पाया कि क्यों। वैलेंटाइन उस औरत के बारे में पूछती है। जोसेफ ने वैलेंटाइन को दिल दहला देने वाली कहानी समझाई। यूनिवर्सिटी में वो मुझसे 2 साल आगे थी। वो गोरी, नाजुक, लंबी गर्दन वाली शानदार औरत थी। उसके कपड़े हल्के रंग के थे और उसका सारा फर्नीचर भी हल्का था। वहां एक मिरर था जिसमें एक रात मैंने इसे किसी और आदमी के साथ देखा था। वो आदमी उसे वो सब दे सकता था जो वो चाहती थी। उसका नाम ह्यूगो हॉबलिंग था। वो चले गए। मैंने उनका पीछा किया। मैंने फ्रांस और इंग्लिश चैनल पार किया। मुझे ह्यूमिलेटेड महसूस हुआ उस दिन तक जब तक एक एक्सीडेंट में उसकी मौत नहीं हो गई। तब से मैं कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाया। हाँ, मैंने विश्वास करना बंद कर दिया, या शायद मैं ऐसी औरत से कभी नहीं मिला। शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिला था। कुछ समय पहले मुझे एक कठिन केस सौंपा गया था। फाइल पर डिफेंडेंट का नाम था ह्यूगो हॉबलिन। उस वक्त मैं उसे मारना चाहता था और अगर इससे कुछ भी बदलाव होता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन अब वो मेरे फैसले का इंतजार कर रहा है। वो एक
कवर्ड मार्केट बना रहा था जो ढह गई, कई लोग मारे गए। मैंने उसे दोषी पाया। ये पूरी तरह से कानूनी सजा थी। उसके बाद मैंने अर्ली रिटायरमेंट के लिए कहा। जाते वक्त जोसेफ ने वैलेंटीन को पेर ब्रांडी की एक बोतल दी जो उन्होंने उसके घर पर पी थी, और उसने वादा किया कि जब वो जेनेवा वापस आएगी तो वो उससे मिलने आएगी। उस शाम को सड़क पर एक बुजुर्ग औरत रिसाइकल कंटेनर के छेद तक नहीं पहुंच पाती और वैलेंटीन उसकी मदद करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बुजुर्ग लोगों के सीन्स 3 कलर ट्रिलॉजी की तीनों फिल्मों के बीच एक कड़ी हैं। वैलेंटीन अपनी फेरी से इंग्लैंड जाती है और अगस्टे भी फेरी पर उस डॉग को पकड़े हुए है जिसे उसने छोड़ा था, शायद अपनी गर्लफ्रेंड कैरिन को फॉलो करते हुए, जो एक यंग जोसेफ की कहानी को एग्जैक्टली मिरर करता है। हालांकि वैलेंटीन और अगस्टे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाए। अचानक एक तूफान उठता है और जेनेवा में वैलेंटीन के पोस्टर को उड़ा देता है। अगली सुबह जब जोसेफ अपने घर पर रीटा के पपीज की देखभाल कर रहा था, वो सुबह का अखबार लेने के लिए बाहर चला जाता है जिसमें लिखा था इंग्लिश चैनल पर ट्रेजेडी, 7 जिंदा बचे। वो न्यूज चालू करता है। एक रात पहले आए भीषण तूफान ने फेरी को डुबा दिया, जिसमें कैरिन और उसके बॉयफ्रेंड की बोट सहित सैकड़ों लोग मारे गए। रेस्क्यूअर्स सैकड़ों लाशों को बाहर निकाल रहे हैं। फिर भी कई लोग अभी भी लापता हैं, क्योंकि फिर न्यूज रिपोर्टर ने 7 जिंदा बचे लोगों की नाम की लिस्ट बताई जो 3 कलर ट्रिलॉजी की सभी 3 फिल्मों को एंड करता है। पहली एक फ्रेंच कंपोजर जिनकी पिछले साल मौत हो गई थी, उनकी विडो जूली विग्नॉन, स्टीवन किलियन एक इंग्लिश सिटीजन, फेरी का बारटेंडर, पोलिश बिजनेसमैन कैरोल, डोमिनिक विडाल एक फ्रेंच सिटीजन, फ्रेंचमैन ओलिवर बेनवॉ। बचे लोगों में 2 स्विस सिटीजन भी हैं, ऑगस्ट ब्रुनर एक जज और एक यंग मॉडल जेनेवा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट वैलेंटीन ड्यूसॉट। पिछली फिल्मों की तरह फिल्म के एंड सीक्वेंस में एक कैरेक्टर रोते हुए दिखाया गया है। यहाँ वो कैरेक्टर जोसेफ है। जोसेफ जब वैलेंटीन के मिरेक्युलस सर्वाइवल की खबर सुनता है तो टेलीविजन पर वैलेंटीन की लास्ट इमेज वैलेंटीन के आइकॉनिक च्युइंग गम पोस्टर को रेप्लिकेट करती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।